सितारों तक जाने का हमारा सफर एक एक मिशन के साथ लिखा जाता है। स्पेसएक्स क्रू 10 मिशन इस बड़ी मानवीय यात्रा में एक और शानदार अध्याय है। इसकी शुरुआत दुनिया भर से 4 बहादुर लोगों ने की थी, जो एक कॉमन मकसद से एक साथ आए थे, उस माइक्रो ग्रेविटी लेबोरेटरी में रहने और काम करने के लिए, जिसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS कहते हैं। इस इंटरनेशनल टीम को नासा कमांडर एनी मैकक्लेन ने लीड किया था, जो अपनी दूसरी स्पेस यात्रा पर एक अनुभवी एस्ट्रोनॉट थीं। उनके साथ नासा पायलट निकोल आयर्स भी थीं, जो अपनी पहली उड़ान का एक्सपीरियंसेस कर रही थीं। उनकी आंखें हमारे दुनिया को अनंत से अलग करने वाली पतली नीली रेखा पर टिकी थीं। जापान का प्रतिनिधित्व करते हुए जाक्सा मिशन स्पेशलिस्ट ताकुया ओनिशी अपनी दूसरी स्पेस यात्रा पर निकले और अपनी विशेषज्ञता को ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट में वापस लाए। इस चौकड़ी को पूरा कर रहे थे रोसकॉस्मोस मिशन स्पेशलिस्ट किरिल पेस्कोव, रूस से एक पहली बार उड़ने वाले, जो इस कोऑपरेशनी प्रयास में योगदान देने के लिए तैयार थे। मिशन साफ था, फिर भी बहुत कॉम्प्लेक्स था। ISS पर लगभग 5 महीने बिताना, साइंटिफिक नॉलेज और इंसानी सहनशीलता की सीमाओं को आगे बढ़ाना। ये एस्ट्रोनॉट सिर्फ पैसेंजर नहीं थे, वे साइंटिस्ट, इंजीनियर और एक मल्टी बिलियन डॉलर के आउटपोस्ट के केयर टेकर थे, जो हमारे प्लैनेट के चारों ओर 17,000 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से ऑर्बिट करता है। इस लंबे समय के लिए उनका घर लगातार मोशन और सांसें रोक देने वाले नजारों की जगह होगी। रिसर्च के लिए एक अभयारण्य जो धरती पर कहीं और करना इम्पॉसिबल है। उन्होंने एंड्योरेंस नाम के स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल में लॉन्च किया, जो एक ऐसे वेसल के लिए एक सही टाइटल था, जो उन्हें एक लंबी और डिमांडिंग एक्सपीडिशन पर ले जाएगा। ऑर्बिट में उनका चढ़ना इंटेंस काम, डिस्कवरी और यूनिवर्स में हमारी जगह पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव की शुरुआत थी, जिसे इंसानी इतिहास में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों ने ही शेयर किया है। उनकी यात्रा नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा थी, जो स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनियों के साथ एक ग्राउंड ब्रेकिंग पार्टनरशिप है। इस कोलैबोरेशन ने लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंच में क्रांति ला दी है, जिससे इंसानों को स्पेस स्टेशन तक और वहां से लाने ले जाने के लिए एक रिलायबल और सस्टेनेबल सिस्टम बन गया है। यह नासा को और भी एम्बिशियस गोल्स पर अपने रिसोर्सेज को फोकस करने की अनुमति देता है, जैसे आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ इंसानों को चांद पर वापस लाना और आखिरकार मंगल पर कदम रखना। इसलिए क्रू 10 मिशन सिर्फ एक सिंगल ट्रिप से ज्यादा था। यह एक बहुत बड़े पजल का एक जरूरी हिस्सा था, एक ऐसे फ्यूचर की ओर एक स्टेपिंग स्टोन, जहां मानवता की मौजूदगी उसकी टेरेस्ट्रियल क्रेडल से कहीं ज्यादा फैलेगी। 4 एस्ट्रोनॉट पायनियर थे, जो लाखों लोगों की उम्मीदों और सपनों को लेकर अपनी ऑर्बिटल रेजिडेंसी शुरू कर रहे थे। मिशन खुद सावधानीपूर्वक प्लेनिंग और सालों की ट्रेनिंग का एक टेस्टामेंट था। अपनी सीटों पर बैठने से पहले क्रू ने सिमुलेटर, अंडर वाटर ट्रेनिंग फैसिलिटीज और क्लासरूम में अनगिनत घंटे बिताए, हर मुमकिन सिनेरियो के लिए तैयारी करते हुए। उन्होंने कॉम्प्लेक्स रोबोटिक आर्म्स को ऑपरेट करना, इंट्रिकेट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना और स्टेशन के लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स पर मेंटेनेंस करना सीखा। यह कठोर तैयारी हर सफल स्पेस फ्लाइट का अनदेखा फाउंडेशन है। यह एक ऐसी टीम बनाती है जो ऐसे माहौल में परफेक्टली ऑपरेट कर सकती है, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे ही एंड्योरेंस ISS से डॉक हुआ, मैकक्लेन, आयर्स, ओनिशी और पेस्कोव सिर्फ विजिटर नहीं थे। वे एक्सपीडिशन क्रू के इंटीग्रल मेंबर बनने के लिए तैयार थे, जो स्पेस में इंसानी मौजूदगी की अटूट श्रृंखला को जारी रखे हुए हैं, जो 2 दशकों से ज्यादा समय से चली आ रही है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसी लेबोरेटरी है जैसी कोई और नहीं। धरती के गुरुत्वाकर्षण के लगातार पुल से आजाद होकर फिनोमिना नए और अक्सर सरप्राइजिंग तरीकों से बिहेव करते हैं। क्रू 10 एस्ट्रोनॉट धरती पर सैकड़ों साइंटिस्टों के लिए हाथ और आंखें बन गए। अपने 5 महीने के स्टे के दौरान 200 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। उनका काम ह्यूमन बायोलॉजी से लेकर मटेरियल साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स तक अलग अलग फील्ड्स तक फैला हुआ था। एक एरिया जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था वह यह समझना था कि इंसानी शरीर स्पेस में कैसे अडॉप्ट करता है। ग्रेविटी के बिना
फ्लूइड्स शरीर में ऊपर की ओर शिफ्ट होते हैं, जिससे आंखों की रोशनी से लेकर हार्ट फंक्शन तक सब कुछ प्रभावित हो सकता है। क्रू ने इन बदलावों को बारीकी से ट्रैक किया, जिससे अनमोल डेटा मिला जो हमें चांद और मंगल पर भविष्य के लंबे समय के मिशनों पर एस्ट्रोनॉट को हेल्दी रखने में मदद करेगा। उनके साइंटिफिक ड्यूटीज में स्पेस में गार्डन की देखभाल भी शामिल थी। यह सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं था, यह स्पेस एग्रीकल्चर में क्रिटिकल रिसर्च था। ऑन ऑर्बिट में ताजा खाना उगाना भविष्य के डीप स्पेस एक्सप्लोरर्स के लिए जरूरी है, जो धरती से रीसप्लाई मिशनों पर निर्भर नहीं रह पाएंगे। एस्ट्रोनॉट ने अलग अलग पौधे उगाए, यह स्टडी करते हुए कि वे माइक्रोग्रेविटी में कैसे बढ़ते हैं और उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू का आकलन करते हैं। हर सफल हार्वेस्ट कॉस्मोस में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक छोटा लेकिन जरूरी कदम था। बायोलॉजी के अलावा क्रू ने नई टेक्नोलॉजीज का टेस्ट किया, जिसमें एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम भी शामिल थे, जो एक दिन बिना पूरी तरह से ग्राउंड कंट्रोल पर निर्भर हुए इंटरप्लेनेटरी जर्नीज पर स्पेसक्राफ्ट को गाइड कर सकते थे। वे अल्टीमेट बीटा टेस्टर बन गए, उसी माहौल में काम करते हुए जिनके लिए ये नए टूल्स डिजाइन किए गए थे। आईएसएस पर जीवन काम, एक्सरसाइज और मेंटेनेंस का एक सावधानीपूर्वक ऑर्केस्ट्रेटेड बैले था। एक टिपिकल दिन मिनट दर मिनट शेड्यूल किया जाता था, रिसर्च टास्क को अपने ऑर्बिटल होम के जरूरी रखरखाव के साथ बैलेंस करते हुए। क्रू ने बाहरी हार्डवेयर को अपग्रेड करने के लिए स्पेस वॉक किए, स्टेशन के कॉम्प्लेक्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को मैनेज किया और यह सुनिश्चित किया कि सभी साइंटिफिक सैंपल सही तरीके से स्टोर किए गए थे। सबसे कीमती कार्गो में से एक, जिसे उन्होंने बैकी के लिए तैयार किया था, वह एक स्पेशलाइज्ड फ्रीजर में -80 डिग्री सेल्सियस पर रखे गए सैंपल थे। इन सैंपलों में उनके एक्सपेरिमेंट से बायोलॉजिकल मटेरियल थे, जिन्हें धरती पर वापस एनालिसिस के लिए परफेक्टली प्रिजर्व करना था। उनकी सावधानीपूर्वक हैंडलिंग ने यह सुनिश्चित किया कि उनके 5 महीने के प्रयास का साइंटिफिक वैल्यू घर की जलती हुई यात्रा के दौरान खो नहीं जाएगा। फिर भी कठोर शेड्यूल के बीच गहरे अचंभा के पल भी थे। एस्ट्रोनॉट अक्सर कपोला में इकट्ठा होते थे, स्टेशन के 7 खिड़की वाले डोम में, सिर्फ नीचे दुनिया को घूमते हुए देखने के लिए। अपनी वैंटेज पॉइंट से वे कॉन्टिनेंट को बहते हुए देख सकते थे, तूफानों के गुस्से को देख सकते थे और ऑन रोरा बोरियालिस के जगमगाते तमाशे पर हैरान हो सकते थे। उन्होंने हमारे प्लैनेट को अलग अलग देशों के कलेक्शन के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक सिंगल, इंटरकनेक्टेड और नाजुक इकोसिस्टम के रूप में देखा। ये रिफ्लेक्शन के पल किसी भी अंतरिक्ष मिशन का एक अनौपचारिक लेकिन जरूरी हिस्सा है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम क्यों एक्सप्लोर करते हैं, न केवल ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझने के लिए, बल्कि खुद को और उसमें अपनी जगह को भी समझने के लिए। सभी जर्नियां, यहां तक कि सितारों के बीच की भी, आखिरकार खत्म होनी ही होती है। ऑर्बिट में 150 दिन रहने और काम करने के बाद क्रू 10 एस्ट्रोनॉट्स के धरती पर लौटने का समय आ गया था। उनकी बैकी भी उतनी ही सावधानी से प्लान की गई थी जितनी उनकी लैंडिंग। 8 अगस्त 2025 को क्रू ने आईएसएस पर बचे अपने कोऑपरेशनियों को अलविदा कहा और अपने क्रू ड्रैगन कैप्सूल एंड्योरेंस के हैच को सील कर दिया। सटीक मैन्युअल्स की एक सीरीज के साथ स्पेसक्राफ्ट धीरे से स्टेशन से अलग हो गया, धीरे धीरे ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी से दूर होता चला गया जो उनका घर था। कुछ आखिरी मोमेंट्सों के लिए वे आईएसएस की शानदार संरचना को अंतरिक्ष के काले बैकड्रॉप के सामने सिकुड़ते हुए देख सकते थे। इंटरनेशनल सहयोग और मानवीय सरलता का एक शांत मॉन्यूमेंट। धरती पर बैकी की यात्रा मिशन का एक तेज लेकिन क्रिटिकल फेज था। एंड्योरेंस ने डियोनर्बिट बर्न्स की एक सीरीज की, अपनी वेलोसिटी को धीमा करने और वातावरण में अपनी डिसेंट शुरू करने के लिए अपने थ्रस्टर्स को फायर किया। जैसे ही कैप्सूल हमारे प्लैनेट की हवा की ऊपरी परतों से टकराया, वह एक जलते हुए उल्कापिंड में बदल गया। घर्षण ने इसकी प्रोटेक्टिव शील्ड को हजारों डिग्री तक गर्म कर दिया, जिससे धरती पर किसी भी भाग्यशाली ऑब्जर्वर के लिए एक शानदार लाइट शो बन गया। अंदर एस्ट्रोनॉट्स को बढ़ती जी फोर्सेस ने अपनी सीटों पर धकेल दिया। उनके शरीर महीनों की वेटलेसनेस के बाद ग्रेविटी के पुल से फिर से परिचित हो रहे थे। उड़ान का यह इंटेंस हाई स्टेक हिस्सा वह जगह है
जहां कैप्सूल की इंजीनियरिंग की सही मायने में टेस्टिंग होती है और एंड्योरेंस ने परफेक्टली परफॉर्म किया। इस बैकी ने एक महत्वपूर्ण ऑपरेशनल माइलस्टोन को मार्क किया। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम में पहली बार स्प्लैश डाउन का लक्ष्य अटलांटिक महासागर या मैक्सिको की खाड़ी नहीं था, बल्कि कैलिफोर्निया के तट पर प्रशांत महासागर का विशाल विस्तार था। इस नए लैंडिंग जोन को आमतौर पर शांत मौसम की स्थिति के लिए चुना गया था, जो एक सुरक्षित और अधिक स्थिर रिकवरी वातावरण प्रदान करता है। रीएंट्री की तीव्र गर्मी के बाद पैराशूट की एक सीरीज परफेक्टली तैनात हुई, जिससे कैप्सूल की अंतिम डिसेंट 9 अगस्त 2025 की सुबह समुद्र में एक जेंटल स्प्लैशडाउन में धीमी हो गई। जैसे ही कैप्सूल पानी से टकराया, एक नया फेज शुरू हुआ, रिकवरी। स्पेसएक्स शिप शैनन पहले से ही साइट पर था। उसके क्रूज कीमती कैप्सूल और उसके भी ज्यादा कीमती मानवीय कार्गो दोनों को वापस लाने के लिए तैयार थे। स्प्लैशडाउन के कुछ ही मिनटों के भीतर रिकवरी टीम एंड्योरेंस कैप्सूल तक पहुंच गई। हैच खोला गया और एक एक करके मैकक्लेन, आयर्स, ओनिशी और पेस्कॉफ को ताजी ओशनी हवा में बाहर निकलने में मदद की गई। माइक्रोग्रेविटी में 5 महीने के बाद उनके शरीर को फिर से एडजस्ट होने में समय लगा और उन्हें तुरंत मेडिकल चेकअप के लिए रिकवरी शिप पर लाया गया। यह तेज और कुशल रिकवरी एक सफल मिशन की श्रृंखला में अंतिम कड़ी है। यह क्रू के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और उनके साथ लाए गए महत्वपूर्ण वैनोलॉजिक डेटा को सुरक्षित करता है। उनकी सुरक्षित बैकी सिर्फ एक अंत नहीं थी, बल्कि एक सेलिब्रेशन थी, हजारों लोगों के लिए एक वसीयतनामा जो धरती पर रहे और जिन्होंने उनकी यात्रा को शुरू से अंत तक सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया। क्रू 10 मिशन सिर्फ एक साइंटिफिक सक्सेस से कहीं ज्यादा था। यह ग्लोबल पार्टनरशिप का एक शक्तिशाली सिंबल था। ऐसे समय में जब धरती पर डिवीजन बहुत ज्यादा लग सकते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसे बीकन के रूप में खड़ा है जिसे हम एक साथ काम करके हासिल कर सकते हैं। क्रू खुद, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और रूस के एस्ट्रोनॉट शामिल थे, इस सहयोग की भावना को दर्शाते थे। उन्होंने एक छोटी सी रहने की जगह साझा की, अपनी सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे और अपने कॉमन गोल्स को हासिल करने के लिए एक सिंगल, एकजुट इकाई के रूप में काम किया। यह अंतरनेशनीय सहयोग आईएसएस प्रोग्राम की फाउंडेशन है, जो इसके लगातार ऑपरेशन को सुनिश्चित करता है और पूरी मानवता के लिए इसके साइंटिफिक रिटर्न को मैक्सिमाइज करता है। पार्टनरशिप का यह मॉडल सिर्फ फायदेमंद नहीं है, यह स्पेस एक्सप्लोरेशन के भविष्य के लिए जरूरी है। इंसानों को चांद पर वापस भेजने और आखिरकार मंगल पर भेजने की चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि कोई भी एक राष्ट्र अकेले उनका सामना नहीं कर सकता। इन एम्बिशियस एफर्टों के लिए ग्लोबल कम्युनिटी के संयुक्त रिसोर्सेज, एक्सपर्टाइजेस और सरलता की जरूरत होगी। क्रू 10 जैसे मिशन एक क्रूशियल ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में काम करते हैं, प्रोटोकॉल को रिफाइन करते हैं और इन और भी कॉम्प्लेक्स इंटरप्लैनेटरी जर्नीज के लिए आवश्यक ट्रस्ट का निर्माण करते हैं। हर सफल जॉइंट मिशन उन इंटरनेशनल बॉन्ड्स को मजबूत करता है जो एक मल्टीप्लैनेटरी प्रजाति के रूप में हमारे भविष्य की फाउंडेशन बनेंगे। स्पेस के वैक्यूम में कालमीपूर्ण सहयोग धरती पर हमारे भविष्य के लिए एक आशापूर्ण विजन प्रदान करता है। क्रू 10 से मिली जानकारी सीधे नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम और उससे आगे भी काम आएगी। माइक्रोग्रेविटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी पर डेटा, लाइफ सपोर्ट सिस्टम में प्रगति और नई टेक्नोलॉजीज के टेस्ट सभी पजल के महत्वपूर्ण टुकड़े हैं। वे इंजीनियरों को सुरक्षित स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करने, डॉक्टरों को लंबी अवधि की स्पेस फ्लाइट के प्रभावों के लिए बेहतर उपाय विकसित करने और मिशन प्लानर्स को अधिक कुशल एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटजीज बनाने में मदद करते हैं। मैकक्लेन, आयर्स, ओनिशी और पेस्कॉफ के एक्सपीरियंसेस हमारे सामूहिक ह्यूमन ज्ञान का हिस्सा बन गए हैं। अगली पीढ़ी के एक्सप्लोरर्स के लिए रास्ता बना रहे हैं जो सोलर सिस्टम में और भी आगे जाएंगे। ऑर्बिट में उनके 5 महीने एक ऐसे भविष्य में एक निवेश थे जिसे वे शायद न देख पाएं, लेकिन जिसे उन्होंने पॉसिबल बनाने में मदद की। जैसे ही हम क्रू 10 की सुरक्षित बैकी का जश्न मनाते हैं, हम यह भी देखते हैं कि आगे क्या आता है। एक्सप्लोरेशन का चक्र लगातार चलता रहता है।
एंड्योरेंस के स्प्लैशडाउन से पहले भी अगला क्रू 11 पहले से ही आईएसएस पर रह रहा था और काम कर रहा था, साइंटिफिक क्वेस्ट को जारी रखते हुए। स्पेस फ्लाइट का सपना जिज्ञासा जगाता है और सभी उम्र के लोगों को ऊपर देखने और सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें इनोवेट करने, इम्पॉसिबल समस्याओं को हल करने और हमारी दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए प्रेरित करता है। क्रू 10 की यात्रा हमें याद दिलाती है कि एक्सप्लोरेशन हमारे डीएनए में है। यह हमारी पहचान का एक मौलिक हिस्सा है और यह एक ऐसी यात्रा है जिसे हमें जारी रखना चाहिए, एक साथ, विशाल और बुलाने वाले कॉस्मोस में।